इवेंट है, ठीक है। वो इवेंट हमारा जो है वो हमको उसके बारे में डायरेक्ट नॉलेज नहीं दे रखा है। उसके बारे में इनडायरेक्ट नॉलेज है हम लोगों को कि वो इवेंट कैसे हुआ है, क्या हो रहा है उसके साथ। तो हम लोग जो पिक्टोरियली दिखा रहे थे उसको ऐसा था कि ये इवेंट ही है आपका, ठीक है। और इसमें हम लोग दिखा रहे थे कि जैसे मान लो कि ये आपका, इसको कह दो ए इवेंट, सो दैट कंफ्यूजन नहीं है। और ये हमारा बाकी सारा इवेंट है, मतलब बाकी सारा इसको हम लोग कहते हैं ये उसका सेपरेशन या उसका पार्टीशन है। बाकी के सैंपल स्पेस का पार्टीशन है इन डिफरेंट वेज। कुछ एक पार्ट इसमें कॉमन रहेगा, कुछ एक पार्ट अनकॉमन है, कुछ ऐसा है। तो ये सारा क्या है, इसका ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। और हम लोग इंटरेस्टेड है किसमें, इस इवेंट में। और ये इवेंट के अलावा हमको बाकी सारी चीजें पता है। इवेंट के बारे में उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो पता नहीं है। बट बारी बाकी सारे के बारे में हम लोग को जैसे पता है, जैसे ये आपका हम लोग कह रहे हैं इसको E1 कह रहे हैं, इसको E2 कह रहे हैं, E3 कह रहे हैं, E4 कह रहे हैं, EN कह रहे हैं। तो हमारा जो ये बाकी सारा पार्टीशनिंग हो रहा है वो इवेंट के थ्रू सैंपल स्पेस का, तो उसका मतलब है कि ये आज आपका E1 यूनियन E2 यूनियन EN जो है वो किसके बराबर है, आपको सैंपल स्पेस के बराबर है। तो ये तो इसका पहला क्राइटेरिया हुआ। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता है। ए के बारे में हमको कुछ खास बताया नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ इनके बारे में ही हमको पता है। और दूसरा क्या कि E1 इंटरसेक्शन E2, या फिर आपको E2 इंटरसेक्शन E3, कोई भी दो आप उठा लो इसमें से। जो भी दो सेपरेट इवेंट्स हम लोग उठाएंगे इसमें से, इवन फॉर दैट मैटर इवन इंटरसेक्शन E3, ये सारे का जो इंटरसेक्शन है, यानी इनमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, यानी इसका जो इंटरसेक्शन है ये फाइव, करेक्ट, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और साथ साथ ये भी एक है क्राइटेरिया कि आपका जो PEI है, जो भी हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि इन जनरल ट्रू होता है किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है। तो ये तीन क्राइटेरिया हम लोगों के पास है, ठीक है। और हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने में, ठीक है। PA का प्रोबेबिलिटी निकालने में इंटरेस्टेड है। तो हमको डायरेक्टली अगर ए दे रखा होता है तो हम तो निकाल लेते हैं कि सैंपल स्पेस में ये इवेंट, इसके क्या क्या एलिमेंट है और इसका क्या कहते हैं, इसको लेके हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये ए के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या है कि हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी इसके होने का, इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा हम लोग को ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन क्या है, ये चीज हमको पता है। हम लोग को डायरेक्टली ए के बारे में नहीं पता है, बट रादर इनडायरेक्टली ये सारी चीजें पता है। तो इन जनरल हम कह रहे हैं कि PEI के बारे में हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI क्या है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन EI हमको पता है, तो हमको PA निकालना है, यही बात है, ठीक है। यही है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का, कि अगर आपके पास डायरेक्टली अगर दे रखा होता तो आप तो PA निकालते ही थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम लोग कह देते कि ए इवेंट क्या है आपका, ए है आपका 246, यानी इवन इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। और सैंपल स्पेस से आपका अपने डाई को थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि 3/6 से 1/2, ठीक है। तो ये अगर हम लोग को डायरेक्ट पता है तो सही है, लेकिन हम लोग को क्या पता है ये बताया नहीं गया है। हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता रखा है, यानी E1 हमारा एक इवेंट है ऐसा जिसमें सिर्फ एक आया है। E2 है मेरा जिसमें दो है, और इसी तरीके से E6 है जिसमें 6 है। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, PE1 पता है हमको कि 1/6 है। हम लोग को साथ साथ ये भी पता है कि PA गिवन E1, अगर E1 हो गया तो ए के होने के क्या चांसेस है, ये भी हमको पता है। तो यहाँ पे ये आपको 0 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो बट ये पता नहीं है, ए के बारे में बताया नहीं है, यानी ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे दिख तो रहा है हमको, लेकिन हम लोग सिर्फ ये बता रखा है, ये बता रखा है। सिमिलरली
पी ई टू बता रखा है जो कि हमको 1/6 है, और पी ए गिवन ई टू अगर हम लोग को बता रखा है तो बोल रहा है कि 1/3 है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग को क्या इवेल्युएट करना है, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इवेल्युएट करना है। तो इसका तरीका जो उन्होंने बताया है वो वही हम लोग निकाल रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। तो हम लोग कह रहे हैं कि ए क्या है, आपको जो ए है उसको हम लोग कह सकते हैं कि एस इंटरसेक्शन ए भी कह सकते हैं। सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन अगर ए से निकालेंगे तो ए ही निकलेगा। अब सैंपल स्पेस को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं इसको रिप्लेस कर रहे हैं E1 यूनियन E2 यूनियन EN से रिप्लेस कर रहे हैं, और फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल रहे हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको लिख देते हैं E1 इंटरसेक्शन ए यूनियन E2 इंटरसेक्शन ए यूनियन E3 इंटरसेक्शन ए, ऐसा करके यूनियन EN इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ तक तो हमारा ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं, तो हम लोग अगर ये सारा यूनियन है तो एक तो अगर आपका E1 और इंटरसेक्शन E2 अगर पाई है यानी दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, E1 का किसी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया और उसका फिर E2 के साथ इंटरसेक्शन कर दिया तो भी आपका वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ही आएगा। ठीक है, हम्म। यानी E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो E1 का ए के साथ इंटरसेक्शन कुछ कॉमन निकलता है और E2 का ए के साथ कुछ कॉमन निकलता है, तो उन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा क्योंकि E1 और E2 के बीच में कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, तो इसीलिए पी ए का मतलब हो जाएगा, जब हम लोग कहते हैं कि जब पी ए यूनियन बी के बराबर, मतलब क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, अगर दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो आप प्लस 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 करते जाएंगे। तो यही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि E1 इंटरसेक्शन ए प्लस पी E2 इंटरसेक्शन ए प्लस पी EN इंटरसेक्शन ए, ये सारा हम लोगों का ऐसा हो जाएगा। अगर हम पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, अगर अगर ए बी एंड सी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यहाँ तक आ गए हम। अब ये पी E1 इंटरसेक्शन ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए पी ए गिवन E1 अगर हम लोग निकालें तो वो आएगा पी ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन पी E1, यानी पी इंटरसेक्शन E1 को हम लोग पी E1 इंटू पी ए गिवन E1 लिख सकते हैं, जो कि हम लोग को पता था पहले से। तो यानी जिसको लिखेंगे हम लोग पी E1 इंटू पी ए गिवन E1। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे पी E2 इंटू पी ए गिवन E2 प्लस पी EN इंटू पी ए गिवन EN। तो इन जनरल इसको हम लोग अब लिख सकते हैं सिग्मा पी ई आई इंटू पी ए गिवन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये हो गया आपको टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, जब हमको इसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है बट बाकी सारी चीजें हम लोग को बता रखा है, कि डायरेक्टली ये नहीं बता रहा है कि ये आपका ए में क्या क्या एलिमेंट है, बट हम लोगों को बस ये पता है कि E1 में क्या एलिमेंट है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, और साथ साथ ये पता है कि अगर E1 इवेंट हो गया है तो ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर ये चीज पता है तो उसको ऐसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल वही था जो हम लोग पहले लेके चलते थे कि आपका आपके पास दो बैग है, और एक बैग में आपके पास बैग 1 है बैग 2 है। बैग 1 में हमारे पास 3 रेड है, 4 ग्रीन बॉल्स है, इसमें 2 रेड है, 6 ग्रीन बॉल्स है। अगर यहाँ पे हम लोग रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो इसके प्रोबेबिलिटी है 3/7। यहाँ पे अगर रेड बॉल ड्रॉ करेंगे तो इसके प्रोबेबिलिटी हमको 2/8।
तो इन टोटल अगर हम लोग ये दोनों इवेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, तो अगर इन टोटल हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल चाहिए, तो हम लोग को चाहिए कि अगर ई बी वन को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इनटू बी वन को सेलेक्ट किया तो रेड बॉल को ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डायरेक्टली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों इन दोनों इवेंट्स पे डिपेंडेंट है, बी वन और बी टू पे। क्योंकि अगर सिर्फ एक रहता तो हम लोग वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं करते, अगर एक ही सिंपल इवेंट हमारा चल रहा होगा। यहाँ पे चल क्या रहा है कि ऐसे चल रहा है कि बी वन और बी टू, ऐसा आपको दो इवेंट पे डिपेंडेंसी है। तो वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब है आपको इस रास्ते से भी जाना पड़ेगा, इस रास्ते से भी जाना पड़ेगा। यानी P of probability of selecting bag one into probability of drawing a red ball given B1। अगर B1 को सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हमने साथ साथ दूसरा B2 को सेलेक्ट कर लिया होता तो P B2 into PR गिवन B2। ठीक है। तो यहाँ पे दो बैग है, अगर कुछ और नहीं दे रखा है तो इसको 1/2 अज्यूम किया जाता है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे 3/7, इसको करेंगे तो फिर 1/2, और इसको करेंगे तो 2/8, और फिर जो भी आएगा अपना आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कब ले रहे हैं हम लोग, जब आपका जो सैंपल स्पेस था वो दो में स्प्लिट हो गया, यानी बैग वन और बैग टू में स्प्लिट हो गया। अगर पूरा सैंपल स्पेस में रहता था कि इसमें ये दोनों बैग्स थे, ठीक है, एक वाले बैग में 3 रेड और 4 ब्लू, ब्लैक, ग्रीन थे, तो अगर दोनों मिक्स अप रहेंगे तो फिर वो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या ही है, कुछ नहीं है। अगर दोनों बैग के बॉल मिक्सअप रहेंगे, यानी आपके पास 5 रेड है और 6, सॉरी 10 ग्रीन है, तो सीधा सीधा है कि आपको 5/15 ये है आपका प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार आप एक चीज सेलेक्ट करेंगे उसमें से कुछ भी ड्रॉ करेंगे, दूसरा सेलेक्ट करेंगे उसमें से कुछ ड्रॉ करेंगे, और दोनों ही रास्ता अलग है। अगर इसको सेलेक्ट कर लिया तब यहाँ पे वाले की बात खत्म हो गई कि क्या इसमें रेड था। अब मेरे पास कंस्ट्रेन हो गया है मेरा सैम्पल स्पेस की, मेरे पास 3 रेड है 4 ग्रीन ही है बस। प्रोबेबिलिटी निकल गया तो बेस थ्योरम इसी पर डिपेंडेंट होता है। तो बेस थ्योरम क्या है कि इसमें क्या बेस थ्योरम क्या पूछेगा कि उल्टा पूछेगा, बोलेगा कि आपने रेड बॉल निकाल लिया तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि आपने बैग वन को चूज किया था। तो हम लोग का ये क्या पूछता है, बेस थ्योरम उल्टा पूछता है कि आपका जो बॉल निकला वो रेड निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि आपने बैग वन को चूज किया, ये पूछता है। यानी वो आपको पूछता है प्रेसिडिंग इवेंट के बारे में, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है, जब सक्सीडिंग इवेंट का उसने दे दिया उल्टा कि आपने ये रास्ता चूज किया था उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो उस वाले केस में हम लोग कहते हैं कि मतलब ये वाला चूज किया था उसके लिए हम लोग कहते हैं अच्छा P B1 गिवन R का मतलब है कि आपने P B1। यार हम लोग हमेशा बेस थ्योरम में ऐसे ही शुरू करते हैं क्या क्या चीज पूछ रहा है ये बोल रहा है कि क्या गिवन है और क्या चीज निकालना है। तो गिवन द बॉल इज रेड, और की प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन। तो अब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो P B1 ऐसा लिखा है हमने, इंटरसेक्शन R, यही हमारा फॉर्मूला है, अपॉन P of R। ओके। अब यहाँ पे क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटी आर जो रेड का है वो दोनों साइड से निकलता है। ठीक है। अब P B1 इंटरसेक्शन आर का मतलब हो गया कि P B1 into PR गिवन B1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ पे लिखा था P B1 into PR गिवन B1 प्लस P B2 into PR गिवन B2। तो यहाँ पे क्या देखोगे कि जब भी इस तरह का बेस थ्योरम में रहेगा ना, तो उसमें से नीचे में डिनोमिनेटर में से एक चीज ऊपर में आती है, इसमें से ही कोई एक चीज रहेगा जो कि ऊपर में आएगा यहाँ पे। ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी वाले का ही एक पार्ट ऊपर में आएगा, यानी एक रास्ता, जो सारे रास्तों में से एक रास्ते के बारे में वो पूछते हैं। ठीक है। अगर ये 3 बैग रहता तो हमारे तीनों चीजें रहती और उसमें हम लोग को देखना होता कि कौन सा एक बैग से निकला। अब यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि आपको ये 1/2 into 3/7, और नीचे में आपको आ जाएगा 1/2 into 3/7 प्लस 1/2 into 2/8। तो इसके बेसिस पे बस सवाल काफी लंबा लंबा रहता है बेस थ्योरम पे, लेकिन आपको जब भी है तो उसका कीवर्ड पिक करना है, लास्ट वाला कीवर्ड पिक करना है, और देन वर्क बैकवर्ड। और जनरली क्या करना चाहिए बेस थ्योरम वाले में, ऐसा ट्री स्ट्रक्चर बना के रखना चाहिए, तो समझ में आएगा कि चीज हो क्या रही है। ठीक है। फॉर्मूला तो बहुत सारे लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ट्री स्ट्रक्चर बनाने से थोड़ा डेफिनेट आइडिया मिल जाता है।
हाँ। ठीक है।